बाबरी मामले में 28 साल बाद आज फैसला आ गया है। सीबीआई के विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बहुत सारे लोगों की उम्मीद के मुताबिक फैसला आया है, कुछ के खिलाफ आया है। हमारे साथ लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी हैं, बीबीसी के पत्रकार रहे हैं, ना जाने कितने ही ऐतिहासिक पलों के गवाह रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है। उन्हीं में से एक 92 की वो घटना थी जिसे बाबरी विध्वंस कहा जाता है, अयोध्या विवाद कहा जाता है, राम जन्मभूमि विवाद कहा जाता है। और हम अक्सर जब भी इस तरह की कोई खबर आती है, रामदत्त जी से सीधा जुड़ते हैं। रामदत्त जी हमें अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, अपने एनालिसिस से समृद्ध करते हैं और एक पत्रकार की दृष्टि है उनकी, और बताते हैं, समझाते हैं कि वो किस तरह से घटनाओं को होता देख रहे हैं। तो आपका स्वागत है रामदत्त जी। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। एक तो बात यही है कि फैसला आ गया है, करीब करीब 3 दशकों बाद आया है। शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि इस फैसले पर आप अपनी कोई टिप्पणी देना चाहें तो एक टिप्पणी दे दीजिए, फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम ये कहेंगे कि किसको सजा मिली या नहीं मिली वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 दशक बाद भी एक आपराधिक कृत्य जो हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपराधिक कृत्य है, तो जो हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस, सीबीआई, कोर्ट सब शामिल है, प्रोसिक्यूशन, वो ये नहीं पता लगा पाए कि भाई कौन जिम्मेदार है, गुनहगार है। तो ये एक पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर है और इसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जो मेजॉरिटी है, जिसके पास लाठी है, वो जोर जबरदस्ती से कुछ भी कर सकता है। यानी रूल ऑफ लॉ के लिए ये एक खतरे की घंटी है। और मैं तो ये कहूंगा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद कांड है और हाथरस में वो जो बालिका के साथ दुराचार करके उसको मारा गया और जिस तरह से उसका शव पुलिस ने जला दिया, वो भी गैर कानूनी अराजकता है और ये भी अराजकता है। तो दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है, दोनों में न्याय होता दिख नहीं रहा। अच्छा, अगर अयोध्या की बात करूं तो क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि कोई ऐसा फैसला आएगा जिसमें किसी को सजा मिलेगी? देखिए, मैं जितना कानून जानता हूं तो उसमें मुझे इस बात का एहसास है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है और वो सरकमस्टेंशियल जो साक्ष्य होते हैं, परिस्थितिजन्य, उसके हिसाब से ही कोर्ट उस पे इन्फरेंस ड्रॉ करती है। और दूसरा जो मुद्दा था कि भाई भड़काऊ भाषण देने का, तो वो भी एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि भाई क्या जब वीडियो टेप नहीं होते थे, ऑडियो टेप नहीं होते थे, तो क्या कोर्ट एविडेंस में केवल वीडियो और ऑडियो टेप के ही को माना जाएगा? क्या जो चश्मदीद गवाह थे, जिसमें पुलिस के अधिकारी थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे, तो क्या वो मौखिक साक्ष्य का कोई वैल्यू नहीं है? तो बहरहाल वो भी हम मान सकते हैं कि चलिए साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन एक कानून बहुत स्पष्ट है इंडियन पेनल कोड में, जिसको अक्सर लगाया जाता है इस तरह का, जब कोई बलवा दंगा होता है जहां पर भीड़ जो है वो आगजनी, लूटपाट, गैर कानूनी काम करती, वहां भी ये सब हुआ, कई लोग मारे गए, ये सब हुआ। तो उसमें ये कहा गया है कि भीड़ का हर व्यक्ति उस भीड़ के जो गैर कानूनी काम हो रहा है उसके लिए सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सब जिम्मेदार होता है। जी। तो सवाल यह है कि एक भीड़ ने सबके सामने उसको तोड़ा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि आज नई पीढ़ी कह सकती है कि वहां तो मस्जिद है ही नहीं, तो उसके लिए किसी को दोषी ना पाए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो किसी को पकड़ न पाए, किसी को दोषी न दिला पाए, ये गंभीर चिंता है। चिंता इस बात की नहीं है कि आडवाणी जी, जोशी जी बरी हो गए, वो तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि भाई कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल नहीं थे, लेकिन भीड़ में तो शामिल थे। लेकिन अदालत ने ये कहा है कि वो भीड़ को रोक रहे थे, जितना हमारे पास अभी तक जानकारी आई है। तो कहा यह गया कि वो तो भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे और कार सेवक नहीं कहा जा रहा था। आज मैं दिन भर टीवी चैनल की रिपोर्टिंग भी देख रहा था, कहा जा रहा था कि बलवाइयों की भीड़ थी, दंगाइयों की भीड़ थी, अराजक तत्व थे, फ्रिंज एलिमेंट्स थे। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया ये पहचान पाना कि जो वहां पर आए, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, या कुछ लोग कहते हैं विवादित ढांचा
कहते हैं कि नमाज नहीं होती थी तो मस्जिद नहीं थी, खैर उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो उनका ये कहना है कि भाई कार सेवक थे कि बलवाई थे कि दंगाई थे कि जिनको आयोजनकर्ताओं ने बुलाया था उसमें शामिल होने आए देश भर के डेलीगेट्स थे, ये थे कौन? अब कौन ये तय करेगा किसके पास ये अधिकार होगा? देखिए, इनको बाकायदे निमंत्रण दे के विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल ने बुलाया था और उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मेहमान नवाजी कर रही थी। नहीं तो उनको बाबरी मस्जिद के बगल में जो आरक्षित परिसर है वहां रहने की जगह नहीं मिलती। तंबू लगा के उनको बाकायदे ठहराया गया था, उनके लिए पीने के पानी, टॉयलेट, सारी व्यवस्था की गई थी। और उसके लिए उनके पास बहुत सहज रूप से फिर चूंकि फावड़े, कुदाल, रस्सी भी थी, चूंकि टेंट लगाने थे। तो एक बात तो ये है कि भाई ये, और बाकायदे आडवाणी जी और जोशी जी ने उसके लिए भीड़ मोबिलाइज की थी। अटल जी ने भी लखनऊ से बाकायदे रवाना किया था कि भाई वहां कार सेवा होगी, नुकेले पत्थर को समतल किया जाएगा। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये जरूर है कि माइक से कुछ देर तक लोग ये कह रहे थे कि भाई चढ़े आइए, मत चढ़िए, उतर आइए, उतर आइए, अपील हो रही थी। लेकिन ये भी सच है कि उमा भारती डॉक्टर जोशी के कंधे पर झूल रही थी खुशी मनाते हुए, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दूसरा, आडवाणी जी के बारे में ये खबरें थी कि भाई उन्होंने कल्याण सिंह से फोन पे बात किया। कल्याण सिंह त्यागपत्र देना चाहते थे तुरंत जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस शुरू हुआ, तो उन्होंने रोका उनको कि भाई आप त्यागपत्र मत दीजिए, इसको पूरा हो जाने दीजिए। और दूसरी बात, आडवाणी जी ने ये भी कहा कार सेवकों को कि आप जो है ये सड़क जो फैजाबाद और अयोध्या के बीच की है, इसको रोक दीजिए, जाम कर दीजिए। तो वहां टायर वायर जला के और सब उसको जाम कर दिया गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कल्याण सिंह की सरकार ने जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको अयोध्या में कहीं रहने की जगह नहीं दी थी, तो उनको फैजाबाद की छावनी में, जो सैनिक छावनी में वो रुके थे। और जब रैपिड एक्शन फोर्स वहां से चली भी 1:30 बजे, पहले तो देखिए कोई भी आर्मी या सेंट्रल फोर्स हमेशा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डीएम, उसके डिस्पोजल पे होती है, वो जब चाहे जैसा इस्तेमाल करता है। तो पहले तो उसका इस्तेमाल नहीं होने दिया गया। फिर 1:30 बजे जब उनको कहा गया, वो लोग आए भी, तो साकेत कॉलेज से ही उनको लौटा दिया गया। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ने कहा कि साहब मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां हम जाएंगे, दंगा हो रहा है, बवाल हो रहा है, पथराव हो रहा है, तो फायरिंग भी करनी पड़ सकती है। ऐसा आरएएफ के लोगों का कहना था कि भाई भीड़ कंट्रोल करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, तो उनको लौटा दिया गया था। तो आडवाणी जी की इतनी भूमिका तो थी ही कि उन्होंने वहां सेंट्रल फोर्सेस को आने से रोकने के लिए सड़क रुकवाई थी। नहीं रामदास जी, आप तो वहां मौजूद थे और मेरा ख्याल है कई दिन पहले से मौजूद थे और उस घटना को रिपोर्ट कर रहे थे, और ना केवल उस घटना को रिपोर्ट कर रहे थे बल्कि ये जो पूरा मामला था उसको लगातार रिपोर्ट करते रहे। ये तो फिर एक सिलसिले में एक दिन ऐसा आया जिस दिन ये सब कुछ हुआ। मेरा आपसे पूछना है कि अदालत की कार्यवाहियां, सुनवाइयां और प्रमाण तो अपनी जगह हैं, और इसके बाद अब सुनवाई और भी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि आखिरी फैसला है। मेरा ख्याल है आगे जाएंगे, लोग अपील करेंगे, और भी सुनवाई होंगी और भी गवाह पेश होंगे। आप जो उस दिन वहां पर थे, अगर आप ये बता सके, सुबह से आप वहां पर मौजूद थे और मुझे मालूम है कि आपने अपने लंबे करियर में कितनी दफे इस बात का जिक्र किया है, उस सुबह का, शाम का, दोपहर का जिक्र किया है कि जब आप मौजूद थे और आप वहां सब कुछ देखते रहे। लेकिन आज फिर से प्रासंगिक है, तो मुझे लगता है हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को जानना चाहिए कि जो आप चश्मदीद थे, वहां खड़े थे, आपने क्या देखा था, आपने क्या पाया था? देखिए, ये आपकी बात सही है। मैं वहाँ 82 से जा रहा हूँ और मैंने वो विवादित परिसर देखा जबकि आंदोलन शुरू हुआ था इनका 84 में। वो तो बड़ी बात है। देखिए, 5 दिसंबर से ही वहां पर बड़ा उत्तेजना का माहौल हो गया था, क्योंकि जब मार्गदर्शक मंडल ने ये तय किया कि कार सेवा, ये देखिए नारे ये लगते थे कि बाबरी मस्जिद कलंक है, इसको मिटाना है, तोड़ना है, और यही कह कह के कई बार वहां लोगों को बुलाया गया भी। लेकिन जब 5 दिसंबर को जो टॉप लीडरशिप है, ये उसने तय किया कि भाई केवल सिंबॉलिक कार सेवा होगी, सरयू जल से लाके और बालू किया जाएगा, तो उसका बड़ा रिएक्शन था। हम लोग कार सेवकपुरम गए थे और कार सेवकपुरम में हमने देखा कि वहां अशोक सिंघल को कार घेर सेवक कर
ये कार सेवक पुरम क्या है, कहाँ था? मैं बताता हूँ। कार सेवकपुरम वहाँ वीएचपी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर से सारी गतिविधियां उनके संचालित होती हैं, और वहीं अशोक सिंघल जी वगैरह और ये जो इनके बड़े लीडर्स वहीं रहते थे। उनका दफ्तर भी है, निवास भी है, और वहीं पर सब लोग मिलने आते थे। तो भारी संख्या में वहाँ भीड़ आ गई थी कार सेवकों की, जो उनके वॉलंटियर्स थे, क्योंकि वो तो एक बैजेस दिए गए थे, बाकायदे पहचान दी गई थी। और और मेरा ख्याल है तब तक बजरंग दल बन चुका था। हाँ हाँ, बजरंग दल तो बन चुका था, विनय कटियार उसके लीडर थे। उस वक्त तो लीडर। बहरहाल वो सब बहुत इस बात से नाराज थे कि भाई आप हम तो कार सेवा करने आए हैं, हम मस्जिद को हटाने आए हैं, हम तो करेंगे, और आप लोग राजनीतिक ढंग से इसको आंदोलन को चलाना चाहते हैं। ये मतलब काफी भद्दी भद्दी गालियां भी दी थी, दौड़ाया था वो जो तो कार सेवकों में ये जो सांकेतिक कार सेवा के खिलाफ बहुत असंतोष था। और मैं आपको रोक रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, ये दो वहां मौजूद भी थे। विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर कार सेवक आए थे, लेकिन उनमें असंतोष भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये नेता हैं और राजनीतिक ढंग से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, जो न कार केवल सेवकों को पसंद नहीं भारतीय था। जनता पार्टी बल्कि विश्व हिंदू परिषद ना, अशोक सिंघल तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे। अच्छा, कार सेवक उनसे भी आक्रोशित और दुखी थे। हाँ, इसीलिए कि उन्होंने ही तय किया था कि सिंबॉलिक कार सेवा होगी। टू बी प्रिसाइज, उनका जो मार्गदर्शक मंडल है विश्व हिंदू परिषद का, उसने तय किया था सामूहिक निर्णय कि सिंबॉलिक कार सेवा होगी। क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि पहले वहां बात थी कि या तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए उत्तर प्रदेश में, या ये था कि एक प्रस्ताव आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वहां रिसीवर बैठा दिया जाए और पूरे कैंपस को सेंट्रल फोर्सेस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन कल्याण सिंह ने एज चीफ मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से विजया राजे सिंधिया ने, जहां तक मुझे ध्यान है, और चिन्मयानंद जी, इन लोगों ने बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके मस्जिद की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, और इसी शर्त पे सुप्रीम कोर्ट ने वहां सिंबॉलिक कार सेवा की अनुमति दी थी। हालांकि ये विवादास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे प्रशासनिक मामलों में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्योर लोकल परिस्थितियों का डीएम का काम होता है। बहरहाल, तो जब इन लोगों ने ये कहा कि हम सिंबॉलिक कार सेवा करेंगे, तो उसके खिलाफ सारे कार सेवकों में बहुत आक्रोश था। एक बात, दूसरी बात, 5 दिसंबर के कुछ फोटोग्राफ्स भी ऐसे हैं कि बाबरी मस्जिद परिसर के बगल में वहां जो कुबेर टीला और ये सब था, शेषावतार मंदिर वगैरह था, वहां पर बाकायदे फावड़े से, गैती से और रस्सियों के सहारे बाकायदे टीले के गिराने की और खींचने की। तो जो फोटोग्राफर्स वहां गए थे, जिसमें प्रवीण जैन ने वहां फोटो खींची थी और गवाही भी दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये रिहर्सल हो रहा था गिराने का। तो मतलब बहुत सारी जो टोलियां थी वो रिहर्सल कर रही थी। अब मैं भूल रहा हूँ, शायद 10 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, MK धर की है, ओपन सीक्रेट्स शायद उसका नाम है। और अगर मैं सही हूं अब, तो उन्होंने भी ऐसे कुछ इशारे दिए थे कि ये बात बार बार आ रही थी कि इस जो कुछ भी उस दिन हुआ, जिसे कहा गया कि वो अकस्मात घटा, तो कई लोगों का शक है कि उससे पहले उसकी रिहर्सल हुई थी बाकायदा, और ना कहीं और हुई थी, बल्कि वहीं जहां पर ये सब कुछ असल में घटा उससे कुछ किलोमीटर या मीटर मैं की दूरी। आपको बताऊं कि जब इस तरह का बड़ा काम होता है, तो लॉ में भी ये है, कॉन्स्पिरेसी में भी ये, प्लानिंग में, कि सबको सब बातें जरूरी नहीं है पता हो। तभी ये वो कॉन्स्पिरेसी है। सबका अलग अलग रोल असाइन होता है। तो हो सकता है कि टॉप के कुछ लीडर्स को ना बताया हो, और मतलब ये, और अलग अलग टोलियों को अलग अलग काम, क्योंकि मास्टरमाइंड तो कोई था, ऐसे नहीं हो सकता, जो सूत्रधार कोई था, और वो हो सकता है अभी सूत्रधार तक पहुंची ही ना हो सीबीआई। तो डेफिनेटली ये मतलब कार सेवकों में से तो बहुत सारे, और शिवसेना के भी और सबके, उनका था कि हम तो तोड़ेंगे, सरकार हमारी है, अब मौका कब मिलेगा। और खास करके कल्याण सिंह ने ये कहा भी था कि भाई बल प्रयोग नहीं करेंगे, फायरिंग वगैरह नहीं होगी। तो उनका कहना था कि इससे अच्छा सुनहरा मौका कब मिलेगा। तो एक मौका प्रदान किया गया, ऐसी कोई बात हुई। अच्छा ठीक है, जब ये सब कुछ हो रहा था, मीडिया वहां मौजूद था, इतने सारे लोग, मेरा ख्याल है मीडिया के ही गवाह बनकर कोर्ट में गए होंगे और कितने साल जाते रहे होंगे, बताते रहे होंगे। आप भी थे,
आप वहाँ क्या देख पा रहे थे जब हाँ, ये 6 हो रहा दिसंबर था? का बिल्कुल आप जानना चाहते हैं, बार बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप बाबरी मस्जिद की तरफ देखिए तो उसके सामने आपको याद होगा 89 में करीब 190 फुट पर शिलान्यास हुआ था, जो देखिए शुरू में इसमें करीब 3 दर्जन जो प्लॉट्स थे उसमें कब्रिस्तान वगैरह सारा जो एरिया विवादित था, उनका मुसलमानों का कहना था कि ये हमारा कब्रिस्तान और मस्जिद है। तो उसके एक किनारे उस समय ये नाप जोक के कहा गया था कि साहब वो उससे बाहर है, हालांकि उसमें भी हेराफेरी हुई थी। तो बहरहाल जहां शिलान्यास हुआ था बाबरी मस्जिद के ठीक सामने 190 फुट पे, वहां जुलाई में एक चबूतरा का हुआ था, हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में हुआ था और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन के कंटेम्प्ट में सजा भी दी थी कल्याण सिंह को, क्योंकि मना था कि कोई पक्का निर्माण नहीं होगा, और वहां कंक्रीट से निर्माण हुआ था। और उसके सामने मानस भवन नाम की एक बिल्डिंग थी, मेरे ख्याल से 3 मंजिल की। तो हम लोग वहां खड़े थे, ठीक है। और जो विवादित बाबरी मस्जिद थे उसके दाहिने तरफ एक सड़क थी, और गली गली के बगल में वो उसको मंदिर जन्म स्थान बोला जाता है पुराना, और सीता रसोई। तो वहां पर उसके ऊपर जो खुली छत थी, वहां पर सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, आईजी, डीएम, ये सारे लोग बैठे थे, कुछ पत्रकार भी उधर थे, मानस भवन में थे। और हमारे पीछे बाएं हाथ की तरफ राम कथा कुंज करके एक जगह थी, वहां एक छोटा सा इमारत थी, उसके ऊपर मंच बना था, वहीं पर वहां से भाषण दे रहे थे आडवाणी जी, जोशी जी, अशोक सिंघल और उमा भारती, रितंबरा, ये लोग वहां थे। तो ये सीन था। और सुबह 9-10 बजे तक करीब करीब सब ठीक था। करीब 10:30 बजे आडवाणी जी और जोशी जी प्रवेश करते हैं इधर मानस भवन के बगल से, और जहां वो सामने नीचे वो साधु संत बैठे थे, रामचंद्र परमहंस, अवैधनाथ, बामदेव जी और परमानंद जी, मेरे बहुत सारे लोग थे, नाम मुझे सब याद नहीं है। बहरहाल तो वहां ये था कि सिंबॉलिक कार सेवा होनी है, तो वहां के लिए आए। तो उनके लिए उसके लिए जो बैरिकेडिंग पुलिस वगैरह थी वो खोली गई। तो उसी के साथ एक बहुत बड़ा हुजूम भी कार सेवकों का पीछे वहां आना चाहता था, और तो उनको रोकने के लिए आरएसएस के जो वॉलंटियर्स थे, जो पीली पट्टी बांधे थे, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस की मदद से लाठी की। ये अब लोग व्यवस्था में थे। तरफ जी कुछ लोगों का ये कहना था कि वो ही एक इशारा था, संकेत था, कोड लैंग्वेज थी कि जब ये सब होगा, धक्का मुक्की, बवाल और ये सब होगा, तो बाकी लोग उधर से अपना क्योंकि सारा अटेंशन इधर चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया का, कि यहाँ कुछ बवाल हो रहा है। उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि है। तो उन लोगों का ये कहना था, एक कोई राम जी गुप्ता है, उन्होंने बयान भी दिया था, आई विटनेस करके एक टीवी का जो है, कि भाई हम लोग 800 लोग रिहर्सल कर रहे थे और ये हमारा कोड लैंग्वेज थी। बहरहाल तो फिर उसी के थोड़ी देर बाद जो है 11:50 के आसपास ये सब चलता रहा। फिर ये लोग चले आए बहरहाल जो जहां मंच थी, और फिर बड़ा एक हुजूम बड़ी तेजी से चढ़ा ये बाएं की तरफ से मस्जिद की उधर से, और ये रस्से वगैरह फेंक के, और वो जो सारा सिक्योरिटी की फेंस लगी थी, और इस पे चढ़ गए। और ऊपर हमने देखा कि शुरू में 2 लोग, और फिर अचानक जो है और भारी मतलब भीड़ वहां पहुंच गई। अब आप देखिए कि उसमें एक बात होती है कि तुरंत कुछ वॉलंटियर्स जो विश्व हिंदू परिषद के थे, वो सारे पत्रकारों के कैमरे छीनने लगे, तोड़ने लगे। हम लोगों के पास मानस भवन में आए कि आप लोग हट जाइए, फोटोग्राफी बंद कीजिए। उन लोगों ने यहाँ तक कि टेलीफोन लाइनें तोड़ दी वहां की। तो अब ये इस बात का इंडिकेटर है कि किसी न किसी लेवल पे कुछ न कुछ लोग तो प्लानिंग कर रहे थे, जिम्मेदारी कर रहे थे। जब टूटने लगी तो रामलला की मूर्ति को बाहर निकाला कुछ लोगों ने, तो कहीं न कहीं से तो था। अब उसकी जानकारी किसको किसको थी, नहीं थी, इसके बारे में मेरा कहना उचित नहीं है। ये तो भाई सबूतों की बात है। तो इस तरह से बहरहाल 12 बजे, 12:15 बजे शुरू हुआ। और इधर जब यहाँ डीजी को पता चला, तो डीजी थे उस समय, मैंने उनका इंटरव्यू किया, एसवीएम त्रिपाठी साहब, वो भाग के कल्याण सिंह के पास गए, क्योंकि उन्होंने जिले में बात की कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों
फोर्स सारी, जैसे ही ये बलवा शुरू हुआ सारी फोर्स, सीआरपीएफ, पुलिस सब बाहर चले आए, मस्जिद के अंदर से बाहर चले आए। डीएमएसपी चीजों को कमांड ही नहीं कर रहे थे, कोई निर्देश ही नहीं दे रहे थे। हालांकि कुछ पुलिस वालों को मैंने देखा बिल्कुल पसीने से लथपथ थे, वो हतप्रभ थे, लेकिन डीएमएसपी तो अपना कह रहे थे सब नॉर्मल है ठीक है। तो बहरहाल वो कल्याण सिंह से ये कहने गए कि भाई ये आपने क्यों निर्देश दिया है कि बल प्रयोग न किया जाए या फायरिंग न किया जाए, ये तो भीड़ के कंट्रोल में आवश्यकता पड़ने पर लोकल जो मजिस्ट्रेट है वो तय करता है, आपने हाथ क्यों हमारे बांध दिए हैं। हाँ, मतलब जो मौके पर मौजूद है वो तय करेगा कि उसे करना क्या है। हाँ, अब नहीं लखनऊ करना में है बैठा कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री भी कई कैसे बार बता क्या होता है पाएगा। कि सेल्फ डिफेंस में करना पड़ता है बिल्कुल। कि भाई, तो बहरहाल वो डीजी को बहरहाल उन्होंने विदा कर दिया, उन्होंने कहा जाओ भाई टेंशन मत पालो। तो बहरहाल एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था टेंशन मत पालो। तो अब ये है कि ये सब चल रहा था। मैंने भी उस समय कोशिश किया पता करने की कि भाई लखनऊ में क्या हो रहा है, तो यही पता चला कि साहब अभी आडवाणी जी ने कल्याण सिंह को इस्तीफा देने से रोक दिया है। और फिर बाद में उन्होंने शाम को जब मस्जिद का जो मेरे ख्याल से 2 बजे पहला गुम्बद गिरा है, क्योंकि हाँ एक चीज और भी है, 1934 में वहां गोकशी को लेके एक दंगा हुआ था बड़ा, और उस दंगे में हिंदुओं ने गाय कटने के विरोध में जो हुआ था, तो वो मस्जिद को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया था, काफी तोड़ दिया था। तो अंग्रेज हुकूमत ने उस समय, ब्रिटिश हुकूमत ने जुर्माना लगा करके और उसकी मरम्मत कराई थी। तो ऊपर के जो गुंबद बड़े मजबूत थे, उतने पुराने नहीं थे, और इसीलिए जब वो तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे तो वो नहीं टूट रहे थे। तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली, फिर नीचे से दीवारों को खोखला करके और उसको गिराया गया। हालांकि वो अचानक जब धड़ाम से गिरा तो कुछ कारसेवक भी उसमें मर गए थे। और जैसे ही 5 बजे देखिए ये खत्म हुआ है, गिरी है, उसके बाद ही फौरन रामलला की मूर्ति लाके और वहां एक टेम्पोररी फौरन तिरपाल और तंबू से एक उनको वहां स्थापित किया गया प्रतिमाओं को, और फिर से एक अस्थायी टेम्पल जिसको हम कहते हैं मेकशिफ्ट। तो ये कहीं ना कहीं तो भाई ये सारे अराजकता में, क्यास में, कंफ्यूजन में भी कुछ न कुछ तो चीजें बड़े व्यवस्था थी, सिस्टमेटिक ढंग से हो रही थी। अव्यवस्था में भी कोई व्यवस्था तो थी, ये कह रहे हैं जी। आप। जी। तो 5 ये सुबह से शुरू हुआ और 5 बजे तक चलता रहा। इस बीच आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग कहाँ थे? जो पत्रकार थे आपके साथ, देखिए एक विदेशी अलग अलग पत्रकार, लोगों का एक मशहूर विदेशी अलग अलग पत्रकार भी लोगों थे। के अलग अलग रोल था। देखिए कुछ लोगों का ये था कि भाई पूरी फिल्मिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्री करनी है, हालांकि वहाँ बड़ी मारपीट भी हो रही थी। और हम लोगों के साथ पर्सनली क्या हुआ था कि हमने तय किया था कि हम लोग टेलीफोन पे खबर देते हैं बीबीसी में, उस जमाने में देते थे, तब तो मोबाइल फोन भी नहीं था और वायरलेस नहीं था। हाँ, मैं 1 दिसंबर को जब वहां से लौटा था तो मैंने यहाँ लखनऊ में जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लोग हैं टेलीकॉम से, उनसे मैंने ये जरूर कहा था कि भाई देखो आप जरा सीटीओ में व्यवस्था कर दीजिए, तो कई फैक्स मशीन लगा दीजिए इंटरनेशनल कॉलिंग, क्योंकि हमको ये था कि भाई 1 ही 2 लाइन रहेगी फैक्स तो हम खबर नहीं भेज पाएंगे। तो उन्होंने लखनऊ सीटीओ से फैजाबाद सीटीओ में लोगों को भेज दिया था। तो हमारी देखिए पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही थी कि भाई खबर कैसे दें। तो जब ये टूटने लगा तो हम मार्कटली ऊपर से नीचे उतरे, और तब तक ये लोग आ गए थे भगाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले वहीं गए कि भाई नीचे से बात कर लें, तो वो टेलीफोन टूट चुका था। फिर वहां फोन आना था लंदन से। फिर उसके बाद हम लोग अयोध्या तार घर गए, तो वहां भी टेलीफोन सारे कटे हुए थे, टूट गए थे। तो फिर हम लोगों को एक काम हमने किया था, रेकी। हम लोग देखे इस सब में बीबीसी में बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, होस्टाइल एनवायरनमेंट में कैसे काम करना, कहीं दंगा हो, फसाद हो, वार जोन हो। हमने जैसे माओवादियों को कवर किया है, तो हाँ, हर मतलब कोई सिचुएशन भी में कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो उसमें आपको किस तरह से रिपोर्टिंग अपनी अपनी करनी। सेफ्टी रखते हुए, जबकि एक दिन पहले से ही टीवी वालों को और मार्क टुली के नाम पे काफी कार सेवक कई लोगों को मारा पीटा था, ढूंढ भी रहे थे। बहरहाल तो हम लोग दर्शनपुर होते हुए, क्योंकि मालूम था कि ये मेन रोड को अब रोक दिया गया है, नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग दर्शनपुर होते हुए पहले सीटीओ फैजाबाद से जाके हम लोग फौरन खबर फाइल की, और उसके बाद फिर लौट के आए तो मार्क टुली को पकड़ लिया था कार सेवकों ने, अच्छा। घेर लिया था, उनको किडनैप कर लिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर उनको छुड़ाया गया। वहां मार्क टली से क्या दुश्मनी थी? नहीं, मार्क टली क्योंकि एक दिन पहले एक्चुअली वो अशोक सिंघल साहब ने 5 दिसंबर को बड़ा भाषण दे दिया था, क्योंकि बीबीसी में एक
खबर दिखाई गई थी 5 दिसंबर को। आपको मालूम है, देखिए जो ये ट्रेड में है कि कई बार खबरें, अब उस जमाने में इतने तुरंत हम लोग फुटेज जो है वो पहुंचाते थे, लखनऊ गाड़ी आती थी, यहाँ से फ्लाइट से जाता था, और कभी तो ये सब था, तो नहीं तो ओल्ड पुराना फुटेज इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उन्होंने खबर बनाने के लिए एक पैकेज, दीपक त्रिपाठी जी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर, तो पुराना फुटेज 90 का इस्तेमाल किया था, जिसमें ये लाठीचार्ज हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। तो उन्होंने कहा, किसी ने फोन किया होगा और उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि देखिए साहब, बीबीसी गलत खबर दिखा रहा है, फॉरेन चैनल खबर गलत दिखा रहे हैं, यहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं, यहाँ कोई शांति नहीं। तो तभी से सब जो है वो टीवी वालों के पीछे और गोरों को देख के जो है वो कार सेवक जो कई लोगों की पिटाई उटाई कर दी थी। ये तो फेक न्यूज का उदाहरण दे दिया आपने मुझे, फेक भाषण का। जो सिंघल साहब ने कहा वो फेक न्यूज होगी अपने आप में मंच से। तो बहरहाल, तो नहीं, अब वो तो भाई उसमें लिखा था कि फाइल फोटो तो नहीं, लिखा जो सिंघल जी ने कहा वो एक तरह की फेक न्यूज हो गई और हाँ, वो वो फैल भाई गई। ये तो ट्विस्ट कर लिया, मौके का अवसर ये का तो लाभ, हाँ, और दूसरी अवसर का बात ये, लाभ। नहीं, कई बार ये थोड़ी एक तकनीकी चीज भी होती है जो वो लोग नहीं समझते, जो पत्रकारिता में नहीं है, कि जो ऊपर वो जो पट्टी, अब तो लोग समझदार हो गए हैं, पहले शायद कम समझते होंगे, जो ऊपर नहीं, पट्टी लेकिन चल ये रही है भी उसका कोई हो मतलब है। सकता है कि जैसे उस दिन टीवी वालों को निशाना बनाया जा रहा, तो पहले से भी रहा हो कि भाई टीवी वालों को थोड़ा दूर रखो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो हम कोई अनुमान तो नहीं लगा सकते, और सिंघल जी अब नहीं है इस दुनिया में, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे तो उन्होंने हमेशा, जब मैं गया उनसे बातचीत की, इंटरव्यू देते थे, एक बार तो 2002 के बाद बहुत नाराज थे वो आडवाणी जी से और अटल जी से, और उन्होंने कहा बीबीसी के ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में कि इन लोगों ने अपने राजनीतिक मकसद के लिए हमारे आंदोलन के साथ व्यभिचार किया। ये बीबीसी में आज भी मौजूद है वो रिपोर्ट। नहीं, और विश्व हिंदू परिषद में इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति गहरी नाराजगी रही है। मेरी भी कुछ मुलाकातें हैं जो रामकृष्णपुरम आश्रम में वो उस वक्त रहते थे, तो ये बात तो ठीक है कि ऊपर से लेकर नीचे तक विश्व हिंदू परिषद में बहुत नाराजगी भाजपा को लेकर लगातार रही, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद तो और ज्यादा। 2002 का जो शिलादान वो करना चाहते थे, देखिए उनके ऊपर वर्कर्स का प्रेशर था कि भाई अब अपनी सरकार है तो क्यों नहीं हो रहा। तो उस समय सबसे बड़ी बात है कि यहाँ विष्णुकांत शास्त्री गवर्नर थे, जो कार सेवक खुद रह चुके हैं, और केंद्र में आडवाणी जी गृह मंत्री थे, अटल जी थे, लेकिन तब भी तो काफी दूर से पुलिस और पीएसी ने लग के खदेड़ दिया था। तो वही बहुत गाली दे रहे थे वो आडवाणी जी को, वाजपेयी को, कि भाई जो मुलायम सिंह ने किया था वही आप भी कर रहे हो। आप भी कर रहे हैं। हाँ, एक नैरेटिव चल गया था, और प्रवीण भाई तोगड़िया मुझे याद है सुपरस्टार प्रचारक थे विश्व हिंदू परिषद के, तो वो जहां भी जाते थे, जहां भी उनका उद्बोधन होता था, तो ये बात सामने से भी आती थी, और वो भी इसको बड़ा बढ़ चढ़कर बढ़ावा देते थे कि भाई इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, फिर भी मंदिर नहीं बन रहा, तो बोलते हम बनवाएंगे, इनकी चिंता नहीं करने की जरूरत है। तो एक तरह का ऐसा माहौल बन गया था कि अपना ही आनुषंगिक संगठन था, लेकिन उसके प्रति बहुत गुस्सा था। जी। तो बहरहाल, तो फिर उसके बाद ये बनने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगा, और देखिए वहां भीड़ बहुत थी। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल फोर्सेस का और ऑफिसर्स का, इंटेलिजेंस का, सबका असेसमेंट ये था कि इतनी बड़ी भीड़ में और अब हस्तक्षेप करना, कोई बल प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत जान माल का खतरा है। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने सोच समझ के जैसा भी किया हो कि तमाम बसें लगा दी, ट्रेनें लगा दी कि कार सेवक धीरे धीरे करके चले जाए। तो जब काफी लोग चले गए, वो अपना कुछ न कुछ ईंटा पत्थर लेके, एक सोवेनियर के तौर पे लेके चले जाए। पिछली बार मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि मुझे एक वकील साहब ने बताया था कि ऐसा ही एक सोवेनियर जो पत्थर था वहां, जिसपे लिखा था कि बाबरी मस्जिद, ये शिला जो पट होता है, वो किसी ने आडवाणी जी की गाड़ी में रख दिया था, और वो लखनऊ जब आपने बाकायदा नाम बताया था कि किसने रखा था, और गाड़ी के पीछे मिला था। तो लखनऊ में जब आए और वीवीआईपी डाले, तो जब गाड़ी से उतरे तो उसने कहा कि भाई ये भी है, इसको कहाँ रखना है। तो आडवाणी जी बहुत हड़बड़ा गए कि नहीं 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 नहीं, ये कहाँ है। और लोग कहते हैं कि उसको गोमती में फेंक दिया गया, वो आज तक नहीं मिला, बहुत सीबीआई ने भी ढूंढा। बहरहाल, तो
फिर ये लोग वेट करते रहे। बहरहाल 7/8 दिसंबर की रात में सुबह करीब 4 बजे जो आरएएफ की टुकड़ियां, रैपिड एक्शन फोर्स की, वहां गई और उनके, मुझे आज भी याद है, ब्रजमोहन सारस्वत उनके कमांडेंट थे। कल भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने यही बताया था कि कैसे 6 दिसंबर को वहां जाने से रोक दिया। तो बहरहाल उस समय भीड़ बहुत कम थी और इन लोगों ने जाके ओवर पावर कर लिया, उनका लाउड स्पीकर वगैरह भी ले लिया, लाठी चार्ज करके भगा दिया। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि वहां पीएसी वाले सो रहे थे, तो वो पीएसी वालों पे भी लाठी चार्ज हो गया। अब जब पीएसी वालों पे लाठी चार्ज हो गया तो पीएसी वालों ने बंदूकें तान ली, इधर से आरएएफ वालों ने बंदूकें तान ली। तो किसी तरह उन्होंने फिर समझाया बुझाया कि देखो भाई धोखे से हो गया है, और मैं फैजाबाद का एसएसपी था, मैं आरएएफ का कमांडेंट हूँ, और तुम लोग ये बंदूकें मत करो, तो हमारे पास 3 बटालियन है, तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा, बंदूकें रखो। तो किसी तरह समझाया बुझाया बहरहाल। और वो बता रहे थे कि जब वो वहां से भीड़ गई है तो वहां चप्पलें और लुंगी काफी मिली, तो उससे एक अंदाज लगाया गया कि उस काम में वहां कोर में दक्षिण भारत के या शायद आंध्रा के लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि थोड़ा सा भाई प्राइम मिनिस्टर वहां के हैं तो शायद बल प्रयोग उनपे नहीं होगा, हल्का होगा। आप व्यवस्था में व्यवस्था कैसे चलती है, आप उसको देखिए। बड़ा महीन काम था, अगर था तो महीन काम ही था। अच्छा, और मैंने जैसे पता ही है सबको कि जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था सुबह से शाम तक, पैरेलली अयोध्या में दंगा हो गया था, देश भर में था। वही देखिए, वही कार सेवक देखिए, ये मेरे ख्याल से 30 नवंबर के आसपास से ये लोग पहुंचना शुरू हुए थे, तो मजारे वजारे तोड़ना शुरू हुई थी। और मुझे ध्यान है मैं सर्किट हाउस में गया था, मैं वापस आ रहा था लखनऊ, तो तेज शंकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वर बनाया था, अपने डिस्ट्रिक्ट जज मुरादाबाद के थे मेरे ख्याल से, तो उनको, तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए भाई मजारे वजारे तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा सब ठीक चल रहा। मैंने कहा भाई ठीक क्या चल रहा है, भाई बारिश का पानी है, जैसे चारों तरफ से घिर रहे हैं, तो फिर उसमें अंत में तो वो टापू में डूब ही जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक चल रहा। बहरहाल तो ये जो बाहर से आए कार सेवक थे, देखिए ये हमेशा अयोध्या के मुसलमानों ने कहा कि लोकल लोगों ने हमें बचाया। हालांकि कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को भेज भी दिया था, बीवी बच्चों को, लेकिन बाकी थे, हासिम खुद वहीं थे। तो बाहर की जो भीड़ थी, ये लौटते समय उनके घरों में, चूंकि वो रास्ते में ही सब घर अगल बगल पड़ते हैं, उनमें आग भी लगाई, कुछ लोगों को मारा भी, घर जलाए, और उनको बाद में कुछ कंपनसेशन मिला। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारा काम तो हुआ बलवा, अब ये आगजनी हुई, बलवा हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, तो ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर है, सीबीआई का मैं नहीं कहता हूँ। सीबीआई तो उसका एक पार्ट है कि भाई इसीलिए सरकार बनाई गई, इसीलिए हम टैक्स देते हैं कि अगर कोई समाज में गलत काम करता है, और उसको तो पहले दिन तो खुद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कहा था गलत था, संसद में अटल जी ने कहा था कि भाई ये गलत है और दोषी सजा दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्रिमिनल एक्ट है और उसका जो है बाकायदे ट्रायल होना चाहिए। तो पता लगा कि जो भी दोषी हैं, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि बहुत सारे ऐसे नेता जो अदालत के बाहर इस चीज को ओन करते रहे, इस चीज के नाम पर बाद में जिन्होंने पॉलिटिकल गेन लिया और चुनाव जीते, पद संभाले, वो अदालत में जाकर मासूम हो जाते हैं, अदालत में जाकर अपनी निर्दोषिता साबित करते हैं। क्राइम तो एक्सेप्ट करना अलग बात है, किसी में इतना नैतिक साहस भी नहीं था। नैतिक साहस, क्योंकि हम भीड़ बुला के लाए थे, हमने आयोजन किया था, अगर मैं अपने घर पे कोई आयोजन करूं और कोई वहां दंगा फसाद हो जाए तो भाई मेरी तो जिम्मेदारी है ना, कोई बवाल हो जाए। नहीं, इनमें मेरा ख्याल है उमा भारती ज्यादा ईमानदार लगी मुझे। उमा भारती इस मामले में मुझे ज्यादा ईमानदार लगी। कल परसों उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा जी को एक खत लिखा, पार्टी अध्यक्ष को, और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि इस आंदोलन में अपनी भागीदारी पर मुझे गर्व है और जो सजा हो सो हो, और मैं जमानत लूंगी नहीं, और मैं शामिल थी। तो कम से कम मतलब वो नैतिक साहस तो दिखाया जाए। ठीक है, अदालत में जाके आप क्या कहते हैं, लेकिन बाहर बैठ के उसी बात पर वोट मांग लिया, अदालत में जाके उसी बात पर कह दिया मैं तो साहब बाहर भी बाल ठाकरे ज्यादा ईमानदार लगे मुझे इस मामले में। फिर उन्होंने ऑन किया, शिवसेना ऑन करती रही, उद्धव ठाकरे तो आज श्रेय लेने को मरे जा रहे हैं कि भाई हम भी थे, हमारा भी माना जाए कहीं, कि हमारा भी उल्लेख हो। तो हाँ, लेकिन उसमें भी देखिए कल्याण सिंह वो कहते थे उस समय कि सीधे पब्लिक मीटिंग में कि फोन मिलाया और रामलला से बात हो रही फोन पे, है ना। और वो कहते थे कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कल्याण सिंह भी लेते थे। अटल जी से उनका झगड़ा हुआ और जब उन्होंने भाजपा छोड़ी और मुलायम सिंह के साथ लाल टोपी पहनी,
तो उस समय आपको याद होगा जब पूछा था लोगों ने कि भाई अयोध्या का राम मंदिर का क्या हुआ, तो उनका राम मंदिर जाए चूल्हे भाड़ में। तो ये सब भी बड़ा देखिए अद्भुत अवसर है, नजारा रहा है भारतीय राजनीति में ये 28 सालों में। अवसर है, किसको मस्जिद के नाम पे वोट लेना, किसको मंदिर के नाम पे वोट लेना है, कब क्या होना है, ये सब लेकिन वो जो रास्ते में लोग रहते थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनके घर लूटे गए, जलाए गए, आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि उन्हें बस थोड़ा बहुत मुआवजा मिला और निपटा दिया गया? जो लोग मरे वरे, उनका कोई इंसाफ हो सका कभी उसके बाद? नहीं, उस समय कुछ मुआवजा दोनों मिला परिवार को। अब देखिए गलती तो क्या, दंगा कानपुर में हुआ। देखिए कानपुर में और जगह जहां एडमिनिस्ट्रेशन समझदार था, उन्होंने फौरन कर्फ्यू लगा दिया। कानपुर में जो पहले एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, रामशरण श्रीवास्तव जी मेरे ख्याल से, जो पहले अयोध्या फैजाबाद के डीएम थे, जब 90 में जब उस समय कार सेवकों पर फायरिंग वगैरह हुई थी, तो बहरहाल कानपुर में बहुत दंगा हुआ, बहुत निर्दोष लोग मारे गए। लोहता एक जगह है बनारस के पास, वहां लोग मारे गए, और बंबई में तो बड़ी संख्या में दंगे हुए। वहां तो तो खैर बहुत सारे लोग मारे गए, और एक नहीं, एक समय तो यूपी के मेरे ख्याल से 300 टाउन्स में कर्फ्यू था। तो दंगे फसाद, कर्नलगंज गोंडा में दंगा, कितने बड़े, इसमें तो कई हजार लोग मारे गए हैं, और जान माल का नुकसान हुआ, घरों का और आगे का भी डर यही है कि देखिए अगर आप क्राइम करते हैं और किसी को सजा नहीं मिलती है, तो फिर अराजकता का जो खतरा है ना, रूल ऑफ लॉ खत्म होता है, वो खत्म होता है, सरकार का रसूख खत्म होता है, कानून का डर खत्म होता है, और अदालतों पर भी जो है, न्यायपालिका पर भी जो है, वो विश्वास धीरे धीरे कम होता है। बहरहाल आज जो फैसला आया वैसा ही सबको स्वीकार है, लेकिन अभी जैसा बताया जा रहा है, अभी जो खबरें फिलहाल आ रही है, मैं देख रहा था कि जो दूसरा पक्ष है जो इसमें हारा है, वो चाह रहा है कि अब इसकी सुनवाई कहीं और बड़ी दूसरा पक्ष नहीं, हारी तो जनता है। देखिए आप, मजेदार है, देखिए ये बड़ा, मैं आपको लीगल बारीक पॉइंट बताता हूँ। जो मुकदमा चलता है तो उसका नाम सरकारी वो नहीं होता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक वो होता है। पब्लिक के बिहाफ पे वो होता है, क्योंकि इसीलिए कि भाई पब्लिक से कहा जाता है कि भाई तुम खामोश बैठो, सरकार जो है या हम लड़ेंगे। स्टेट जो है, स्टेट उसको सजा दिलाएगी। तो ये पब्लिक हारी है, ये तो पब्लिक की हार है, ये पब्लिक की हार और भारतीयता की हार है। जो हम सहिष्णुता की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो विश्व गुरु तो अराजकता से नहीं बन सकते ना जी। लेकिन अदालत में साक्ष्य और जो गवाह हैं, दोनों की बहुत जरूरत होती है, और इस मामले में ये हुआ कि जिस तरह से शायद ट्रायल होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और अभी मैंने स्टेटमेंट तो पढ़ा नहीं, जजमेंट तो आया नहीं। ट्रायल तो सरकारें जब बीजेपी की रही वो भी नहीं चाहती थी, और अदालतों में जो जजेस रहे उन्होंने भी कहीं ना कहीं, हाई कोर्ट में आप याद कीजिए कि 97 में जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुआ, तो जस्टिस जगदीश भल्ला के पास रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन 4 साल वो लटकाए रहे। क्रिमिनल रिवीजन में तो 2-3 महीने में फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार, उनकी बेंच ने कह दिया था कि ठीक है, रायबरेली और लखनऊ में अलग अलग ट्रायल हो, क्या हर्ज है, क्यों होगा। ये पिछले 2017 में जस्टिस नारीमन की बेंच थी, उन्होंने इस पे बड़ी सख्ती से कहा कि भाई डे टू डे सुनवाई होगी और इसका ट्रायल होगा, टाइम बाउंड होगा, जज रिटायर नहीं होगा। और फिर अभी जब सिविल सूट का फैसला हुआ, जिसमें जमीन सारी वहां दी गई मस्जिद की और बगल के अधिग्रहित, तो उस समय भी कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्रिमिनल था, क्योंकि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी धोखा था। आपने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया था, इसी शर्त पे आपको सांकेतिक कार्य सेवा की अनुमति मिली थी। तो जब मैटर सब जुडिस था, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में अगर मामला आपस में नहीं सुलझता है, तो कोर्ट, जब तक कोर्ट उस पर विचार कर रही है तब तक आप उसमें यथा परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप जोर जबरदस्ती से ले लें तो फिर कोर्ट कचहरी का मतलब ही क्या है? मतलब ही क्या है। और आप अभी विश्व गुरु की बात कह रहे थे, तो अचानक मुझे ख्याल आया कि 3-3 दशकों में फैसला आना किसी चीज का, वो भी ये दिखाता है कि विश्व गुरु बनने से अभी हम थोड़ा सा दूर तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी, एक बार फिर आपसे बात करके अच्छा लगा। एक बार फिर उस दिन को जिया, उस दिन के बारे में आपने जो ब्यौरा रखा वो बिल्कुल आंखों के सामने तैर जाता है। हम लोग तो बड़े छोटे थे, हमें तो वो याद है नहीं उस तरह से, सिर्फ खबरें पढ़ी, कतरने देखी, या फिर आसपास उन बातों का जिक्र सुना। लेकिन अब जाकर हमारे सामने फैसले हो रहे हैं, तो एक तो यही बहुत अजीब सा लगता है इस सिस्टम में कि जब हम अबोध थे, बहुत छोटे से थे, चलना फिरना सीख रहे होंगे, तब कोई घटना घटती है, और आज जब हम खुद मतलब अब क्या कहूं, जवान है कि जवानी खत्म होने की तरफ है, तब फैसले आ रहे हैं, तो बड़ा अजीब हो जाता है। और ये तो जाहिर है, जब इतना लंबा एक प्रोसेस चलता है तो कितने गवाह होते हैं जो फिर अपनी गवाही पर नहीं टिकते, कितने सबूत हैं जो धीरे धीरे जिनका क्षरण हो जाता है,
जो नहीं मिलते जिस तरह से पहले मौजूद रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक रेडियो से जुड़े रहिए। नितिन ठाकुर मेरा नाम है, रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया।